एक भी मौका मोदी जी विदेशों में जाकर देश को या जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बदनाम करने का मौका मोदी जी नहीं छोड़ते हैं। ये नोटबंदी करके उसने हज़ारों लाखों गरीबों को जो है घर से बेघर कर दिया है। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो पेट्रोल 60 रुपए में था वो 100 को पार कर गया है। इसमें जो पिछले 9 सालों से सरकार बैठी है उसने इस देश की बेरोज़गारी को चरम सीमा पर पहुंचाया है कि किसी ज़माने में उनको पप्पू के नाम से जो है पूरी आरएसएस और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बुलाने का काम करती थी। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकाल कर ये साबित कर दिया कि वो पप्पू नहीं है, वो पप्पुओं के जो है पापा हैं। और सरकार जो है वो विकास के मुद्दों को नहीं, सिर्फ विज्ञापन के जरिए विकास का ढिंढोरा पीट रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें जहर घोलने का काम कर रही है, इसके पूरे देश में भाईचारगी को ख़त्म कर रही है। और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब देश में एकता और अखंडता ना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर जो है देश के लिए काम ना करें। बीजेपी उनमें दरार पैदा करना चाहती है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के जाने माने नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमन न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू। आज एनसीपी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनसीपी को की स्थापना होकर 24 साल हो गए। 10 जून 1999 को मुंबई के शिवाजी पार्क में जो है इसकी स्थापना हुई थी और 24 साल हो गए। आज 25वां साल एनसीपी के लिए शुरू हुआ है और इतने कम वक्त में एनसीपी ने बहुत मेहनत करके महाराष्ट्र में 15 साल सरकार में रहे। इतनी जल्दी किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिलता जितना एनसीपी को मिला और वो इसलिए हुआ कि हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और पवार साहब की जो है क़यादत थी। पवार साहब के मार्गदर्शन में पार्टी ने दिन रात जो है वो तरक्की की। और आप जानते हैं कि हम 1999 से 2014 तक लगातार 15 साल हम लोग महाराष्ट्र की सत्ता में रहे। और आज जो सबसे बड़ी घोषणा पवार साहब ने किया कि वो पार्टी के अध्यक्ष तो रहेंगे, लेकिन उन्होंने 2 कार्याध्यक्ष की घोषणा की है। और पहला जो है उन्होंने प्रफुल्ल भाई पटेल, जो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर थे, जिनको लोकसभा और राज्यसभा का एक बहुत लंबा तजुर्बा रहा है, वो देश के जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको कार्याध्यक्ष बनाया। और दूसरा कार्याध्यक्ष जो है वो पवार साहब की जो बेटी है सुप्रिया सुळे, जो लगातार जो है कई सालों से 10-15 सालों से लोकसभा की सदस्य हैं और सदस्य नहीं, देश की जो संसद पटु हैं, देश में जो पार्लियामेंट में सबसे अच्छा भाषण करने वाले लोग हैं, वो उनको संसद रत्न का भी अवार्ड मिला है। ऐसे दूसरे कार्याध्यक्ष के तौर पे सुप्रिया सुळे का नाम जो है वो डिक्लेयर्ड हुआ है। और हमें उम्मीद है कि ये दोनों लोगों की मेहनत और इनके तजुर्बे जो है और पवार साहब का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन जो है पार्टी में एक नई जान जो है वो लाने का, फूंकने का काम करेगा। और हमारे कार्यकर्ता सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में बहुत ज़ोर और शोर के साथ जो है वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो क्या हम इसे एनसीपी की तरफ से 2024 में होने वाले चुनावों की रणनीति समझ सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, राजनीति में तो रणनीति बनानी पड़ती है। 2024 बहुत चैलेंजिंग है, वो बीजेपी के लिए है और पूरे विपक्ष के लिए है। और आज विपक्ष की निगाहें जो है वो माननीय पवार साहब के ऊपर टिकी हुई हैं। पिछले दिनों नीतीश जी आए थे मुंबई में और वो पवार साहब से मिल के गए, मैं स्वयं उस मीटिंग में था। उसके बाद जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री मान जी और उनकी पूरी टीम, आतिशी जी आई थी, राघव चड्ढा जी थे, तो तमाम सीनियर लीडर आए थे। और सबका एक ही कहना है कि आज पूरे देश में पवार साहब से बड़ा तजुर्बेकार सीनियर लीडर नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक तरीके से राजनीति के चाणक्य हैं और राजनीति में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। तो अगर बीजेपी के घोड़े को कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस के सहयोग से, पवार साहब के मार्गदर्शन में, पवार साहब की क़यादत में जो है वो ज़रूर बीजेपी को रोकने का काम 2024 में होगा। लेकिन सर, इतनी खूबियाँ होने के बाद भी 15 सालों में हमें महाराष्ट्र के अलावा राज्यों में एनसीपी क्यों नज़र नहीं आ रही है और क्या कमी कहाँ रह रही है?
नहीं, देखिए अभी तो नागालैंड में हमारे 7 एमएलए चुनकर आए हैं, बिहार में हमारे एमएलए थे, झारखंड में हमारे एमएलए थे, हम सरकार में थे, गोवा में हमारे एमएलए थे, हम सरकार में थे, गुजरात में हमारे कई बार एमएलए चुन के आए हैं, लक्षद्वीप में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुन के आया हुआ है। तारिक अनवर साहब बिहार से आते थे चुन के, जब वो एनसीपी में थे। तो ऐसा नहीं है, हमको राष्ट्रीय दर्जा इसी बुनियाद पर मिला था कि महाराष्ट्र के बाहर कई राज्यों में, केरला में हम लोग थे, हमारे एमएलएस थे, हम सरकारों में थे। तो राजनीति में ताकत जो है, देखिए एक ज़माना था जब राजीव जी की क़यादत में लगभग 400 एमपी कांग्रेस के चुन के आए थे। आज आप जानते हैं कांग्रेस के 55 और 50 पे उसकी संख्या है। राजनीति में समीकरण बदलते हैं, कभी कभी धार्मिक उन्माद होता है, कभी कभी जाति होती है, कभी कभी दूसरे मुद्दे होते हैं। जब विकास के मुद्दों को छोड़कर हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस प्रकार के रिज़ल्ट जो है वो संभावित होते हैं आने की। तो क्या यही वजह है कि हम शरद पवार जी को एक ज़माने में प्रधानमंत्री का चेहरा माना जाता था, तो वो नहीं हो पाया है एनसीपी की तरफ से? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में हो या विधानसभा में जो है वो नंबर, इट इज़ द गेम ऑफ नंबर्स। जब तक हमारे पास प्रधानमंत्री बनने का लायक जो है वो नंबर नहीं होते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर हमारा दावा है। लेकिन कभी कभी कंसेंसस के द्वारा जो है, तादाद कम होने के बावजूद भी इस देश में इस बात का इतिहास रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी, देवी गौड़ा जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और मुरारजी भाई, कई लोग ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जिनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन सीनियरिटी और कभी कभी भौगोलिक परिस्थितियां, तजुर्बा जो है, तो यकीनन पवार साहब से तो बड़ा तजुर्बेकार नेता देश में कोई नहीं है। जी, अभी जिस तरह से आज घोषणा की गई है, 2 कार्यकारिणी इस अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कार्य उनकी तरफ से किए जाएंगे? जिस तरह से प्रदेश उन्हें कई राज्य दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार भी है, हरियाणा, पंजाब दिया गया है, क्या कार्य हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, सुप्रिया ताई को महाराष्ट्र दिया गया है और दूसरे राज्य पंजाब और हरियाणा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और गोवा का इंचार्ज तो मुझे बनाया गया है। तो एक नए नए प्रयोग पार्टी में होते हैं और थोड़ा नए लोगों को भी कमान दी जा रही है, जो है यंगस्टर्स को आगे लाया जा रहा है। और पवार साहब ने हमेशा युवकों को बढ़ावा देने का काम किया है। आप देख लीजिए, आज महाराष्ट्र में पवार साहब के बाद जो है, प्रफुल्ल भाई के बाद, एक पूरी जो है यंग जनरेशन, वो दिलीप वलसे जी हों, आर पाटिल साहब रहे हों, अजीत दादा पवार रहे हों, जयंत पाटिल साहब रहे हों, मुंडे साहब हों, धनंजय मुंडे साहब हों, जितेंद्र अवाड़ जी हों, तो एक नई जनरेशन को हमेशा पवार साहब ने जो है वो राजनीति में बढ़ाने का काम किया है। तो अभी भी पवार साहब ने उसी प्रयोग को जो है दोहराया है। उन्होंने कई राज्यों में नए लोगों को भेजने का काम किया है और हमें उम्मीद है कि रिज़ल्ट जो है वो बेहतर होंगे। जी, अभी 1 महीने पहले ही शरद पवार जी ने अपना इस्तीफ़ा देकर काफ़ी अपने कार्यकर्ताओं को भी पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस्तीफ़ा अब वापस ले लिया गया है, तो ऐसा कदम क्यों उठाया गया था? देखिए, अभी तो पवार साहब ने कार्यकर्ताओं के आग्रह पर अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है और लेकिन आप जानते हैं पवार साहब कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं और बड़ी ख़तरनाक बीमारियां साहब पिछले 20 सालों से उसका मुकाबला कर रहे हैं। पवार साहब की उम्र भी जो है वो 83-84 हो रही है। तो राजनीति में हमेशा बदल होता रहता है, तो इसलिए नए लोगों को लाया जा रहा है। 2 कार्याध्यक्ष बनाए गए हैं कि सत्ता एक दिन में जो है हस्तांतरित नहीं होती है, धीरे धीरे जो है उसका तजुर्बा होता है, फिर सत्ता हस्तांतरित होती है। सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास हमेशा नहीं होती है। जी, जिस तरह से हमने देखा है कि कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी अभी हाल ही में विदेश की यात्रा कर रहे हैं और देश का कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं वो बातों में लाकर उनकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आरोप तो बिल्कुल गलत है। राहुल जी को बदनाम करने के लिए आरएसएस और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती है। हालांकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन वो गठबंधन में हमारे साथ हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि किसी ज़माने में उनको
पप्पू के नाम से जो है पूरी आरएसएस और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बुलाने का काम करती थी। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकाल कर ये साबित कर दिया कि वो पप्पू नहीं है, वो पप्पुओं के जो है पापा हैं। तो आज वो इमेज बदली है। राहुल जी का भविष्य जो है वो बहुत ही बेहतर है। राहुल जी से बहुत सारी उम्मीदें देश के लोगों को लगी हुई हैं। रहा मोदी जी को बदनाम करने का, तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि एक भी मौका मोदी जी विदेशों में जाकर देश को या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको बदनाम करने का मौका मोदी जी नहीं छोड़ते हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस ने हमेशा प्रधानमंत्री का सम्मान किया है, संवैधानिक पदों का सम्मान किया है, लेकिन उसका मजाक उड़ाना, संवैधानिक जो पद है उनका दुरुपयोग करना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, पुलिस का दुरुपयोग करना, ये तो भाजपा की संस्कृति है। लेकिन जिस तरह से वाद विवाद में राहुल गांधी जी आते हैं और सदस्यता का चले जाना, उस पर सवाल खड़ा होता है, फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी के ऊपर तो कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं था। किसी एक साजिश के तहत राहुल जी को अयोग्य घोषित किया गया, 2 साल की सज़ा सुनाई गई और अभी अंतिम निकाल भी नहीं आया। उसका जो है अपील जो है उनकी गुजरात हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है जो है। इसके बावजूद भी उनकी मेंबरशिप को खारिज कर दिया गया। वायनाड में, केरल में जो है उपचुनाव कराने की तैयारी हो रही है। तो ये पूरी देश और पूरी दुनिया देख रही है कि राहुल जी के ख़िलाफ़ एक साजिश रची जा रही है। लेकिन वो जितना राहुल जी को दबाने की कोशिश करेंगे, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनको माइलेज मिलेगा। आज नहीं कल राहुल जी इस देश का जो है वो नेतृत्व करेंगे। लेकिन कई वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस छोड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिन नेताओं को कांग्रेस ने ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया, जिन्होंने इस देश में मंत्री पद, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा 10-10, 20 साल सत्ता में रहे। जब सत्ता में रहे तो उनको नेहरू परिवार में, गांधी परिवार में कभी कोई कमी नहीं आई। आज वो भटक गए हैं। आज उनके विचार कुछ बदल गए हैं। आज वो दबाव में हो सकते हैं, आज वो लालच में हो सकते हैं, आज वो शायद एजेंसियों से डर गए हों या डराए जा रहे हों। इसलिए कई लोगों की ज़बान, जिनको कांग्रेस ने जो है रंग से राजा बनाया, जिसको सामान्य व्यक्ति से इस देश का मंत्री बनाया, आज वो लोग भी कांग्रेस और राहुल जी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके आचार भी बदल गए, उनके विचार भी बदल गए। अब वो तो उनका दिल जाने और भगवान जाने कि उनके जो बदले हुए शब्द हैं वो डर से हैं, दहशत से हैं या उनके विचारों से हैं। जी, जिस तरह से आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम दिया गया है, क्या लगता है कि आपके साथ साथ जो भी कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे? मुझे लगता है ज़रूर। बहुत तजुर्बेकार लोग हैं। प्रफुल्ल भाई को इस देश की राजनीति का बहुत बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने कई सालों तक केंद्र में काम किया है, मंत्री के तौर पे काम किया है, संगठन में काम किया है। सुप्रिया ताई खुद जो है बहुत अच्छी संसद पटु हैं। माननीय हम सब के नेता पवार साहब की सुपुत्री हैं। उनको इस देश के ग्रामीण भाग की ज़बरदस्त जो है वो जानकारी है, कार्यकर्ताओं की जान है। वो समझती हैं संगठन कैसे बनाया जाता है। वो सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन खुद बनाई है और आज भी वो महाराष्ट्र में, देश के कोने कोने में जाती हैं। वहाँ जो समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, कुपोषण की समस्या हो, उससे लड़ती हैं। तो हम सब लोगों को आशा है कि पवार साहब ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। प्रफुल्ल भाई और सुप्रिया ताई की जो है अगुवाई में पार्टी बहुत आगे जाएगी। आज की बात करें, जिस तरह से घोषणा की गई है शरद पवार जी की तरफ से, और इस पार्टी को लेकर क्या आगे की रणनीति बनाई गई है, क्या कार्य हमें देखने को नए मिल सकते हैं? देखिए, जब नए लोग राजनीति में आते हैं तो उनकी अपनी एक प्लानिंग होती है। जाहिर सी बात है कि आज ही उसकी घोषणा हुई है। बहुत जल्द ही एक महीने के अंदर उसके नतीजे हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पवार साहब हमेशा कहते हैं कि रोटी जो है वो तवे पर जो है बहुत दिनों तक नहीं रखनी चाहिए, बदलनी चाहिए। तो ये रोटी को जो है तवे से बदलने का काम हो रहा है, रोटी को जो है पलटने का काम हो रहा है। तो ये जो सिलसिला है ये नीचे ज़िले तक जाएगा और नए लोगों को संधि मिलेगी और पार्टी जो है वो आगे बढ़ने का काम करेगी। तो आज की मीटिंग आपकी सफल रही, आप मानते हैं? बहुत सफल रही, बहुत सफल रही।
आज एनसीपी के 25वें वर्षगांठ पर आप जनता से, देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? अमन न्यूज़ की तरफ से क्या संदेश आपका हम होगा? यही कहना चाहेंगे कि देश में जो पिछले 9 सालों से सरकार बैठी है उसने इस देश की बेरोज़गारी को चरम सीमा पर पहुंचाया है। नोटबंदी करके उसने हज़ारों लाखों गरीबों को जो है घर से बेघर कर दिया है। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो पेट्रोल 60 रुपए में था वो 100 को पार कर गया है। जो सोना 40,000 में था वो 70,000 को पार कर गया है। किसानों की परिस्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। आत्महत्या कर रहे हैं। देश में महंगाई बढ़ रही है। 300 का सिलेंडर जो है वो 1000 को पार कर रहा है। और सरकार जो है वो विकास के मुद्दों को नहीं, सिर्फ विज्ञापन के जरिए विकास का ढिंढोरा पीट रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो छवि वो ख़राब हो रही है। सांप्रदायिकता बढ़ रही है। हम लोग 75 जो है वो देश की आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें जहर घोलने का काम कर रही है। इसके पूरे देश में भाईचारगी को ख़त्म कर रही है। और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब देश में एकता और अखंडता ना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर जो है देश के लिए काम ना करें। बीजेपी उनमें दरार पैदा करना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, शेतकरियों को बर्बाद कर रही है। इसलिए देश की जनता, देश के युवक, देश के किसान, देश के मजदूर, देश की अक़लियत, देश की महिलाएं, सब लोगों को मिलकर जो है बीजेपी को सबक सिखाने की ज़रूरत है कि धर्म अपनी जगह है। हम सब लोग धार्मिक लोग हैं। हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर दंगा नहीं करना चाहिए। तो जो पार्टी सब जगह हर समस्या का हल जो है वो धर्म बताती है। मोदी जी ने बजरंग दल को जो है, बीजेपी ने कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। कभी वो उत्तर प्रदेश में बिजली के मामले में शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो हर विषय को धार्मिक चश्मे से देखती है, उसे फ़ौरन इस देश से बदलने की ज़रूरत है। आगे आने वाले 2024 के चुनाव में देश की जनता ने एकजुटता, जिस प्रकार से कर्नाटक के लोगों ने फैसला दिया है, पूरे देश ने उस तरीके से फैसला देने की ज़रूरत है। और भाजपा से कहने की ज़रूरत है कि आप घर बैठो, सत्ता चलाना आपका काम नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और आगे भी आज इनको जिम्मेदारी मिली है। तो देखते हैं अब अपनी जिम्मेदारी पर ये कितना खड़ा उतरते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।